Jai Hind and Sai Lesbians, I welcome you all to the Brahmastra of FCAT GK. इस वीडियो में हम करेंगे 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और यहाँ से डायरेक्टली आप एग्जाम में देखेंगे कि 20 से 25 क्वेश्चंस रिपीट होंगे। मतलब हर शिफ्ट में एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ऑल्सो जैसे कि हम देखते हैं यार, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है, एडिशनल टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो FCAT 1 2025 में जो 2-3 चेंजेस हैं वो इस वीडियो में मैंने चेंज किए हैं। ऑफकोर्स जो 50 क्वेश्चंस मैं हमेशा पढ़ाती हूँ उसमें थोड़ा सा ट्विच, थोड़ा सा चेंज करके मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। वो 2-3 चीज़ें ऐड करी हैं। ये वीडियो एक प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पे बनी है कि भाई कौन से एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हैं और हम उन्हीं एरियाज को कवर करेंगे। ऑल्सो इस वीडियो में मैंने डिफेंस के जो करंट अफेयर्स या स्टैटिक पार्ट है वो कवर नहीं किया, बिकॉज उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो है। अगर आप चाहते हो मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कमेंट ड्रॉप कर देना, ठीक है। इस वीडियो को अगर तुमने मिस आउट किया एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तुम लूज करोगे, बिकॉज डिफेंस से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। वन लास्ट इंफॉर्मेशन, FCAT LMR मॉड्यूल, LMR इज लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल, एक इन्वेंशन है ऑफ इनसाइट SSB। पूरे डिफेंस वर्ल्ड में इसको जाना जाता है एज अ पेपर लीकिंग मॉड्यूल। तो मेक श्योर करना कि ये आप जाके यूज करो, बिकॉज यूजुअली तो ये सिर्फ बैच स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन लास्ट वीक में मैं अपने सारे बच्चे, चाहे टेलीग्राम, यूट्यूब, कहीं के भी बच्चों, बिकॉज यार योर सिलेक्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तुम सबके लिए वो अवेलेबल है। जाओ उसे डाउनलोड कर लो, हाईलाइटर के साथ जो जो इस वीडियो में बताती जा रही हूँ उसमें हाईलाइट करते जाओ, मार्क करते जाओ और पढ़ते जाओ, ठीक है। तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें विद आवर क्वेश्चंस। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। यूनाइटेड नेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं यूनाइटेड नेशन की बात करूं, उसमें टोटल कितनी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं? टोटल 6 लैंग्वेजेस यूज की जाती है। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आता है सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें 15 मेंबर है। आप बोलोगे मैम ये सिक्योरिटी काउंसिल किस बला का नाम है? दो, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान से सुनना। जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं लिवर, किडनी, राइट, इन द सेम वे यूनाइटेड नेशन के भी 6 मेजर ऑर्गन्स हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन 6 में, दैट इज जनरल असेंबली, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा जो है दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, उसके बाद आते हैं द सेक्रेटरीट और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। समझ आ गया? तो ऑफकोर्स ये वाली स्टेटमेंट तो गलत ही होगी, बिकॉज 4 नहीं 6 मेजर ऑर्गन है। इसमें से जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान देना, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड से बोला जाता है, ओके। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 मेंबर मैंने बताया, इसमें से 10 हैं जो क्या होते हैं, चूज किए जाते हैं, और 5 है जो हमेशा ही रहते हैं परमानेंट मेंबर, जिसमें है USA, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना। अब क्या होता है, इंडिया ऑल्सो वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबर, लेकिन क्या है कि चाइना वीटो देता है कि नहीं, इंडिया शुड नॉट बिकम अ पार्ट। अब आप बोलोगे वीटो क्या है? वीटो इज एक्चुअली दैट पावर कि चाइना या फिर कोई भी एक देश अगर कोई डिसीजन के लिए मना कर देगा तो वो चीज नहीं होगी, इसको वीटो बोलते हैं। आ गई बात समझ? आई होप दिस इज क्लियर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन में कौन सी कंट्रीज जो हैं वो है, ये पूछा जाता है। टोटल 193 कंट्रीज है, आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। और जो लास्ट थी दैट वाज सुडान, दैट वाज एडेड। लेकिन अब कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो नहीं भी हैं, दैट इज ताइवान, कोसोवो, वेटिकन सिटी। द क्वेश्चन हैड बीन कमिंग सिंस पास्ट 2 टाइम्स। FCAT 1 2025 में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान देना, ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत है, बिकॉज इसमें लिखा गया है ऑल्सो द मेंबर। नहीं, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाता है कभी कभी कि यूनाइटेड नेशन जो है बनाया कब गया था? व्हेन एग्जैक्टली वाज इट फॉर्म्ड? इट वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं ना, सारे के सारे न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, छोड़ के ICJ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कहां पर है? हेग, नेदरलैंड्स। दैट इज द हेडक्वार्टर, ठीक है, याद रहेगा। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? B, दैट इज 1, 2 एंड 3। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ना, दिस इज ऑन इंटेलिजेंस एजेंसी, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देना, ठीक है। पूछा गया चाइना की कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी? द आंसर इज MSS, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ISI किसकी है? पाकिस्तान की है, राइट। MI6 किसकी है?
इट इज़ ऑफ यूके, और केजीबी किसकी है? रशिया की, हम सब जानते हैं, राइट। और एक और बहुत ज़रूरी बात, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल यार इनसाइट एसएसबी की सबसे फेमस चीज़ जहाँ से डायरेक्टली जीके के 50% क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ नाउ अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स ऑन टेलीग्राम। जाओ उसे डाउनलोड कर लो। अब बोलोगे मैम इतना सब पढ़ा रहे हो आप, रिवाइज करा रहे हो आखिरी में, अब ये मुझसे लिखा नहीं जाएगा एक्सेट्रा, तो जाओ डाउनलोड करो, वहाँ पे सिर्फ मार्क करते चलो और इस वीडियो को अच्छे से देख लो। यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो गो एंड यूटिलाइज यार, तुम्हारे लिए मेहनत करी हूँ ताकि तुम्हारे मार्क्स आए, ओके। उसके बाद हाँ, और एक और चीज़ भाई, प्लीज़ बताते ज़रूर जाना एलएमआर लग कैसी रही डिफेंस की, ऑलरेडी तुम्हारे साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप मज़ा आ रहा होगा पढ़ के यार, बहुत मेहनत करी है। प्यारे से कुछ शब्द साथ में लिख के जाया करो यार, अच्छा लगता है सुन के, है ना। जब मेहनत करता है इंसान तो एक मैसेज तो ड्रॉप करके जाओ, क्योंकि यार तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, बस एक्सपेक्टेशन इन रिवर्ट इतनी है कि एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, और कुछ चाहत नहीं है मेरी, बस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज है पूछी जा सकती है, इजराइल की जैसे कि मोसाद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपको यूएस की पता होनी चाहिए, दैट इज CIA, FBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। और KGB GRU, दैट इज ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर करा चुकी हूँ, जो लेटेस्ट है। नाउ टॉकिंग अबाउट वियना कन्वेंशन, व्हाट एग्जैक्टली इट इज अबाउट? इट इज अबाउट ओजोन डिप्लीशन। लेकिन ध्यान देना, मॉन्ट्रियल भी तो ओजोन से रिलेटेड है, नहीं, इट इज अबाउट द सब्सटेंसेस जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, एंड दिस इज ओवरऑल अबाउट ओजोन डिप्लीशन। फिर आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। नाउ दिस इज जस्ट फॉर द डेवलप्ड नेशंस, बिकॉज यू नो अगर ये डेवलप हुए हैं तो ऑफ कोर्स इन्होंने काफ़ी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा डेवलप की होंगी इनिशियल ईयर्स में, तो ग्रीन हाउस गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इनकी तरफ ज़्यादा रहा होगा फॉर श्योर। तो दिस वॉज जस्ट फॉर द डेवलप्ड नेशन, वेयर एज पैरिस एग्रीमेंट, बिकॉज वी ऑल आर फेसिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो लिमिट डाउन करना है, दिस इज फॉर ऑल द कंट्रीज। दिस इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज, याद रहेगा। अब आ जाते हैं और इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कन्वेंशन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जैसे कि कार्टाजीना, नागोया, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज फॉर ग्रीन हाउस गैसेज। UNCCD, दिस इज टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, डी पीछे है, याद रखना, ठीक है, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। फिर आ जाते हैं हम लोग बेसल कन्वेंशन। नाउ दिस इज फॉर द हजार्डियस वेस्ट, एनीथिंग लाइक बैटरीज एटसेट्रा, मोबाइल, जितना भी टेकी थिंग है उसको अच्छे से हमें क्या करना चाहिए, वी शुड डिस्पोज ऑफ, है ना। तो दिस इज फॉर हजार्डियस वेस्ट। फिर आते हैं कार्टाजीना, दिस इज फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ध्यान देना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड इवन द नागोया प्रोटोकॉल, दिस इज ऑल्सो फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। REDD, दिस इज फॉर डिफॉरेस्टेशन, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। किगाली जो है, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियल इटसेल्फ। मॉन्ट्रियल किससे रिलेटेड था, जल्दी बताओ, ओजोन से था या ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड था? फिर आता है मिनेमाटा कन्वेंशन। मिनेमाटा डिजीज आप लोगों को पता होगा, मर्करी से कुछ रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स मिनेमाटा कन्वेंशन मर्करी। फिर आते हैं रोटरडैम, दिस इज अगैन रिगार्डिंग हजार्डियस वेस्ट। फिर आते हैं कोप 30। कोप 30 की अगर मैं बात करूँ, वेयर एग्जैक्टली इट वाज, इन ब्राज़ील। और इस बार जो थीम रही है, जल्दी से कमेंट करो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाई है। फिर आते हैं रामसर कन्वेंशन। नाउ दिस इज रिगार्डिंग वेटलैंड्स एंड ऑफ कोर्स विल बी डिस्कसिंग इट इन डेप्थ, बिकॉज क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन, दिस इज रिगार्डिंग द पोल्यूटेंट्स एंड स्पेसिफिकली द वंस जो कि ऑर्गेनिक होते हैं। फिर आते हैं साइट्स। साइट्स जो है, ES स्टैंड्स हियर फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए है। फिर आते हैं बायोलॉजिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नाम ही बता रहा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। बॉर्न कन्वेंशन, दिस इज फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज, एंड ये तो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल और क्योटो। जल्दी से नीचे कमेंट करो किससे रिलेटेड है। फिर आते हैं रियो समिट, दिस इज अगैन फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओके, याद हो गया साथ के साथ। Moving on to the next question now, that is which of the following passes is a tri-junction between India, China, Nepal। आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहा है, जैसे FCAT 1 2025 की बताती हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है कि जैसे चाइना है और इंडिया है, उसके बीच का कोई पास दे दिया और बोला कि इंडिया का कौन सा स्टेट है, या फिर म्यांमार और इंडिया के बीच में हुआ तो पूछा कि इंडिया का कौन सा स्टेट है, ठीक है। ऑल्सो अब हम क्या करेंगे, विल ट्राई कि हम जैसे अभी ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर विल स्विच द सब्जेक्ट, ताकि इंटरेस्ट भी आता रहे कि एक साथ सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं और मज़ा भी आए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ लिपुलेख पास। लिपुलेख पास जो है, दिस इज एक्चुअली द पास दैट इज अ ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड नेपाल।
सवाल आप पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्टेट में है, तो दिस इज़ उत्तराखंड, याद रखना। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आई गेस आप लोगों ने मिस आउट कर दी, दीपू पास इज़ ऑल्सो अ ट्राई जंक्शन पास यार, तो दिस इज़ ऑल्सो द आंसर है ना, इसके 2 आंसर है। दीपू पास की अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, टेक अ नोट ऑफ इट। और अगर मैं बात करूं इन तीनों के तीनों पासेस की, चलो ये तो ट्राई जंक्शन है कि इसमें चाइना और अपना क्या कहते हैं म्यांमार इज देयर, बट अगर मैं बात करूं पांगसाउ और दिहांग पास, ये जो दोनों पासेस है दिस इज इन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, और यहाँ पे जो स्टेट है दैट इज अरुणाचल प्रदेश इटसेल्फ। तो यही 3 पासेस है और ये ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्टार मार्क कर लो। अब एक बार ना चाइना वाले भी देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं नाथुला पास की बात करूँ, प्लीज़ स्पेलिंग चेंज कर लेना, इट इज़ नाथुला पास। नाथुला पास जो है याद रखना इंडिया की तरफ से सिक्किम की साइड से है। शिपकिला जो पास है हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद खारदुंगला, यू नो दिस इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, राइट। तो सियाचिन को कनेक्ट करता है बेसिकली ये। फिर आते हैं मना पास। मना पास जो है दिस इज़ उत्तराखंड। अगिल पास, दिस वन इज़ इन लद्दाख। एंड काराकोरम की अगर मैं बात करूं तो ये काराकोरम रेंज में है, ठीक है। लिपुलेख पास जो है वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। नीति पास, नाउ दिस इज इन उत्तराखंड अगैन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जितने भी पासेस हैं ये कौन से स्टेट में है, यू शुड रिमेंबर। जैसे अगर मैं जो ज़िला की बात करूँ तो लद्दाख और कश्मीर को कनेक्ट करता है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू वैली है और लाहौल स्पीति है उसको कनेक्ट करता है। बारालाचाला, दीज आर ऑल आर द इंपॉर्टेंट वंस, एक बार गो थ्रू कर लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले आते हैं मर्करी। मर्करी इज द स्विफ्ट प्लैनेट बिकॉज इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज से रोटेट करता है। अगर वीनस की बात करूँ, एज यू नो एकदम ब्राइट है यार, एकदम क्लियरली स्काई में नजर आता है, स्पेसिफिकली जब थोड़ा सा अंधेरा हो, इसलिए इसको मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। मार्स की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ द रेड प्लैनेट, जुपिटर इज द गैस जायंट। अब आपसे 1-2 क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ ग्रीन प्लैनेट कौन सा है, दूसरा रिंग्ड प्लैनेट कौन सा है, और थर्ड ब्लू जायंट कौन सा है। जल्दी कमेंट करो, लेट मी सी आप में से कितनों को पता है। ब्लू जायंट प्लीज आंसर मत करना अर्थ है, बिकॉज अर्थ नहीं है, इट इज नेपट्यून। टेक अ नोट ऑफ इट, इट इज नेपट्यून, ठीक है। अर्थ क्या है, इट इज ब्लू प्लैनेट। अब थोड़ा सा इन प्लैनेट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, आपके जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। इनर प्लैनेट्स की अगर मैं बात करूँ, सिलिकेट्स और मेटल के बने होते हैं। इसमें यूजुअली जो है रिंग नहीं होती है, और इनके जो मून है यूजुअली या तो होंगे ही नहीं, होंगे तो बहुत ही कम, 1-2 नंबर होगा, दैट्स इट। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है। अर्थ लाइक होता है बिकॉज इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वेयर एज आउटर प्लैनेट्स जो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद हैं, जुपिटर से स्टार्ट होते हैं, इनको जोवियन प्लैनेट्स बोला जाता है, आउट ऑफ द नेम की बिल्कुल स्टार्ट ही जुपिटर के से पहले हो रहे हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट जोवियन प्लैनेट, दे आर एग्जैक्टली जुपिटर लाइक, सारे गैस के बने होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम के बने होंगे, इनमें कोई भी सॉलिड सर्फेस नहीं होता, लेकिन हाँ इनके जो मून होते हैं दे आर सॉलिड। क्वेश्चन आता है कभी कभी, क्या जो अपने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनके मून सॉलिड होते हैं या नहीं होते, या फिर जोवियन प्लैनेट्स के पूछ लेते हो, यू शुड नो द आंसर ऑफ इट। अब हम बात करेंगे मर्करी। मर्करी स्मॉलेस्ट है, एकदम बहुत ही फास्ट है, बिल्कुल फर्स्ट प्लैनेट यही है, लेकिन हॉटेस्ट ये नहीं है फिर भी, क्योंकि आप बोलोगे बिल्कुल पास है तो हॉटेस्ट तो ये होना चाहिए, लेकिन नहीं, वीनस है। रीजन भी इसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, ट्रैप्स ऑल द हीट, ओके। वीनस इज ऑल्सो द अर्थ्स ट्विन। अगर क्वेश्चन आता है विच वन इज द अर्थ्स ट्विन, इट इज वीनस। उसके बाद अर्थ की हम बात करते हैं, यू ऑल नो इट्स द ब्लू प्लैनेट, ठीक है, और इसमें लिक्विड वाटर है, इस रीजन की वजह से एकदम ब्लू कलर का नजर आता है। फिर आता है मार्स। मार्स जो है दिस इज द रेड प्लैनेट, और ये थोड़ा सा अलग है भाई, ये अलग चलता है थोड़ा। अगर ऐसे यूजुअली रोटेट करते हो तो भाई साहब थोड़ा अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है। इसके 2 जो मून है, फोबोस और देमियोस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है, एकदम डेजर्ट लाइक यहाँ पे कंडीशन है। जुपिटर की अगर मैं बात करूँ, यू ऑल नो अबाउट इट, इट इज़ वेरी वेरी मैसिव, ठीक है, और इस पर रेड स्पॉट्स हैं, ठीक है, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं हम लोग, अच्छा हाँ एक और चीज़, लार्जेस्ट सैटेलाइट कभी कभी पूछते हैं, तो अगर मैं लार्जेस्ट सैटेलाइट की आपसे बात करूँ, दैट इज़ गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड, तो वो इसी की है। अब आते हैं हम लोग सैटर्न पे। सैटर्न जो है यार एकदम आइसी है ये, ठीक है, इसमें विंड स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मून सबसे ज़्यादा इसी के पास है। उसके बाद यूरेनस की अगर मैं बात करूँ, अगर रोटेशन जो है सन के अराउंड इस पर्टिकुलर एक्सिस में हो रही है तो ये 90 डिग्री जो है इसके रोटेट करता है, ओके। ऑल्सो इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट, याद रखना कोल्डेस्ट यही है। इनको आइस जाइंट्स भी बोला जाता है, यूरेनस को और नेपट्यून को, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ ब्लू जायंट कौन सा है, दैट इज़ योर नेपट्यून।
फाइन। अब इनके जो मून्स है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो प्लीज़ इनको याद कर लेना, जुपिटर के, सैटर्न के, यूरेनस के। इनके हैं तो बहुत सारे मून्स, हंड्रेड्स में हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। ध्यान देना, सबसे पहले मर्करी एंड वीनस, इसमें कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब कोई मून नहीं है, क्या ये सही है? येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है और अर्थ का ट्विन है, बिल्कुल सही है, अभी तो पढ़ा हमने। यूरेनस जो है दैट इज कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओलंपस की बात अगर मैं करूं, ये जो है इसके अंदर अपना एक सबसे हाईएस्ट, पूरे अगर मैं जितना भी सोलर सिस्टम है उसमें अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट माउंटेन इसी में है, इस पर्टिकुलर मून में। जैसे हमारे अगर अर्थ की बात करें, सो वी नो अबाउट माउंट एवरेस्ट, राइट? इन द सेम वे अगर मैं मून्स की बात करूं, ओलंपस मून के पास सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। सैटर्न की अगर हम बात करें, दिस इज द प्लैनेट विद हाईएस्ट डेंसिटी। आर यू किडिंग मी? हाउ इज इट पॉसिबल? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं यार जिसमें डेंसिटी हाई होती है, सॉलिड होते हैं। सैटर्न तो ऐसा है जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है, लेस देन वाटर। स्टार मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ऑड वन आउट के फॉर्म में। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि आपको 2-3 एक कॉन्टिनेंट के दे दिए और एक अलग कॉन्टिनेंट का दे दिया, तो ऑड वन आउट एक और टाइप है, वो भी दिखाऊंगी अभी। सबसे पहले ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ नजर आ रहा है? यूएस में दिख रहा है, मोजावे भी वहीं पे। चिहुआहुआ कहाँ है? दिस इज इन मेक्सिको एंड, ध्यान देना, मेक्सिको एंड यूएसए। ठीक है, फिर एटाकामा कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, क्लियरली नजर आ रहा है, राइट? एंड ये कहाँ पे पड़ता है? चिली, पेरू, अर्जेंटीना। सेम गोज विद हमारा पेंटागोनियन डेजर्ट, ये जो है दिस इज इन अर्जेंटीना, चिली। ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाते हैं हमारे अफ्रीका वाले डेजर्ट पे। जैसे आप ध्यान से देखना, सहारा डेजर्ट कहाँ पर है? सहारा डेजर्ट जो है दिस इज इन अफ्रीका। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट, इसमें देखो एक चीज़, बहुत सारे हैं वैसे तो, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना है, नमीबिया। ठीक है, इन तीनों में उसमें साउथ अफ्रीका याद रखोगे तो सही रहेगा। फिर आता है अरेबियन डेजर्ट, यार यहाँ तो बहुत है, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर आता है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहाँ नजर आ रहा है आपको? ये एशिया में, राइट? तो ये पड़ता है मंगोलिया एंड चाइना, याद रखना, मंगोलिया एंड चाइना में। उसके बाद आता है तकलामका, नाउ दिस इज इन चाइना। ठीक है, और थार डेजर्ट तो हम सब जानते हैं इंडिया में है। उसके बाद ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्सन, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में है, याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट जो है। अब देखना, ध्यान से सुनना, लार्जेस्ट डेजर्ट है हमारा एंटार्क्टिका, और लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट पूछेंगे तब भी हमारा एंटार्क्टिका है। सहारा डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ, दिस इज द लार्जेस्ट डेजर्ट, लेकिन लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। ठीक है, अगर टोटल बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा साइज, सबसे बड़ा कौन सा, दैट्स ऑफ कोर्स एंटार्क्टिका। ठीक है, अगर ड्राइएस्ट की बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा ड्राई कौन सा है, दैट इज एटाकामा डेजर्ट। और एक सिर्फ ऐसी जगह, यूरोप इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पर देयर इज नो डेजर्ट, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक और ऑड वन आउट, जैसे मैंने आपको बताया एक और टाइप का आता है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। इसमें गिवन है गोबी डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, इरानियन, तकलामकान एंड थार डेजर्ट। आप देख के क्या बोलोगे? अच्छा, थार तो अपना इंडिया में और सारे इंडिया में नहीं है, तो ऑफकोर्स ऑड वन आउट हो गया ये। दिस इज हाउ यू डू रीजनिंग। ये क्वेश्चन गलत, आप सोचते हो भाई बहुत सही पेपर करके आए हो, लेकिन मार्क्स नहीं आते। इस रीज़न की वजह से नहीं आते क्योंकि यहाँ पे जो आपने दिमाग लगाया बहुत गलत लगाया। बिकॉज ये जो है, this is what these all are cold desert, whereas this one is the hot desert. आंसर आपका शायद सही था, लेकिन आपकी रीजनिंग सही नहीं थी, और ये हर जगह पे तुक्का सही नहीं बैठेगा। आई बात समझ? अच्छा, इंडिया में कौन सा है कोल्ड डेजर्ट? इंडिया में है लद्दाख। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, और यहाँ पर हमें दिए गए हैं ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स जो है अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग जगह, जैसे हंगरी में पुस्ताज बोल देंगे, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी बोल देंगे, ब्राज़ील में कैंपोस। आप जाओ ग्रासलैंड्स में, वेनेजुएला में बोलेंगे आप प्लानोज आ गए हैं, या फिर अर्जेंटीना में बोलेंगे दैट देयर आर प्रेरीज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? बट ये तो गलत है, नो। यूएस में बोलेंगे प्रेरीज, और अर्जेंटीना में आपको बोलेंगे कि ये देखिए ध्यान से, पैम्पस नजर आ रही है आपको। ओके, वेल्ड इन द सेम वे, ये है साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन सवाना भी बोला जाता है ऑफ कोर्स। देन ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स भी बोलते हैं। एट द सेम पॉइंट एंड टाइम, स्टेपीज की अगर मैं बात करूँ, दिस इज द नेम वेयर दिस इज इन यूरोप एंड एशिया, और यूरोप और एशिया में एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज
टाइगा, ठीक है, याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और चीज़, जैसे ग्रासलैंड के अलग अलग नाम है, इन द सेम वे साइक्लोन के भी अलग अलग नाम है। जैसे अगर चाइना सी में आएगा तो लोग बोलेंगे टाइफून आ गया है, जापान में आएगा टाइफू आ गया है, यूएस में टॉर्नेडोज आते हैं, इंडियन ओशन में हमें पता है साइक्लोन के नाम से इट्स फेमस। विली विली कहाँ बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, फिलीपींस में बाइगू बोलते हैं, कैरेबियन सी में हरिकेन्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज नेम्स हैव बीन आस्क्ड लॉट ऑफ टाइम्स इन एफकैट। अब इसके बाद हम बात करेंगे मैच द लाइन्स ऑन मैप, जो कि इक्वल, आइसो जो वर्ड है दैट्स यूज्ड फॉर इक्वल, इक्वल्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये वाली लाइन या फिर ये वाली लाइन, ये शो कर रही है इक्वल प्रेशर, तो हम आइसो इज फॉर सेम, प्रेशर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बार। सो आइसो बार क्या होती है? जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लाइन कनेक्ट करती है। थर्म स्टैंड फॉर टेम्परेचर, बार स्टैंड फॉर डेप्थ, Helene is for salinity, Heitels it's for rainfall, and Tax is for wind speed. In a similar way, यहाँ पे अगर हम बात करें Hells, this is for the mean duration of daily sunlight। अगर सेम है तो उसको आइसो हेल्स बोलेंगे। आइसोनेफ्स मतलब अगर वैल्यू ऑफ क्लाउड, मीन वैल्यू ऑफ क्लाउड जो है वो सेम है, दैट इज आइसोनेफ्स। ह्यूम वॉज फॉर ह्यूमिडिटी, हाइट्स अभी अभी हमने डिस्कस किया फॉर द रेनफॉल इन द पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, यहाँ से हमारा स्टैटिक पार्ट स्टार्ट होता है। तो डिफरेंट रेवोल्यूशन से किससे एसोसिएटेड है वो बताना है। उससे पहले एक बार सबको पढ़ लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? हनी से रिलेटेड। ब्राउन जो है किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू लेदर, ध्यान देना। ऑल्सो इसमें आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन फादर है। जैसे हीरालाल चौधरी है यहाँ पर। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूँ तो एम एस स्वामीनाथन है, ग्रे रेवोल्यूशन के लिए भी एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स, इसके लिए कौन है? इंदिरा गांधी। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, सैम पेट्रोडा। वर्गीस क्यूरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट ऑलरेडी पूछा जा चुका है। व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए, फिशेस से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, ठीक है। सो आई होप आपको ये तो याद हो गए। अब एक और चीज़ है, फादर ऑफ सिविल एविएशन, अगर कोई पूछे कि सिविल एविएशन के फादर कौन है, दैट इज JRD टाटा, रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इंडियन एयरफोर्स, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है? सुब्रतो मुखर्जी, है ना। और अगर मैं बात करूँ फादर ऑफ इंडियन नेवी, आई गेस ये तो सबको पता होगा, कौन है? शिवाजी महाराज, राइट, छत्रपति शिवाजी महाराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं, पिछला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना, वो तो रह गया। सो क्वेश्चन में अगर हम बात करें पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? अनियन, अभी अभी देखा। सिल्वर किससे था? फाइबर से रिलेटेड था। फिर हम बात करते हैं वाइट रेवोल्यूशन, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? मिल्क। एंड येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, याद हो गया साथ के साथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट पोल्यूटेंट्स। क्वेश्चन कैसे आता है? प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पूछ लेंगे, या फिर आपसे एसिड रेन एटसेट्रा यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। सो एसिड रेन का जो प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर है ये पूछा गया है। सो डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सबसे पहली बात तो प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट तो अभी मैं तुम्हें समझाती हूँ। जो पोल्यूटेंट से ऊपर जाते हैं, उसके बाद इसमें से अगर मैं बात करूँ सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब भी कभी ये पानी, ऑफ कोर्स रेन होगी तो पानी होगा, पानी के साथ जब भी मिलते हैं, सो दे मेक एसिड। जैसे यहाँ पे बनेगा आपका H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ क्या बनेगा? HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाउ दिस कम्स विद वाटर एंड दिस इज नोन एज एसिड रेन। तो इसमें क्या है? प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना, ठीक है। तो दिस इज इट। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसके लिए अभी हम विल डिस्कस इट वेरी वेरी प्रॉपरली। देखो, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? जो वॉल्केनोज, एरोप्लेन ऑफ कोर्स एमिशन कर रहे हैं, वाइल्ड फायर हुई, फैक्ट्री से रिलीज हुई, गाड़ियों से रिलीज हुई, ये सारे क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। उसमें आएंगे हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी अभी हमने डिस्कस किए, जिसकी वजह से एसिड रेन बनी, राइट। सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट प्राइमरी पोल्यूटेंट। जब भी कभी ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सनलाइट में क्या करते हैं? दे रिएक्ट और बनाते हैं ओजोन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुआ कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जितने भी हैं दे आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सो यू शुड नो। अभी अभी हमने एसिड रेन डिस्कस की थी ना, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन, दीज ऑल आर द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स।
तो आई गेस आप खुद ही आंसर मार्क कर सकते हो इसमें से क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ ग्रीन हाउस गैसेज। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आजकल बोल रहे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? तो ये एटमॉस्फेयर है हमारा, यहाँ पर जो प्राइमरी पोल्यूटेंट एक्सेट्रा, उसकी वजह से ना गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बहुत सारी आती है, भी मैं डिस्कस करूँगी। अब यहाँ से क्या है, ऑफ कोर्स अर्थ जो है जब भी कभी रेडिएशंस आती है उसको वापस से थ्रोज बैक, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। अब ये क्या होती है कि ये ट्रैप हो गई है यहाँ पर, ठीक है। ट्रैप होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये ट्रैप क्यों हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है, जिसमें आपके वाटर वेपर्स भी आते हैं। जो वाटर वेपर्स हैं वो आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, मीथेन आ गई, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आ गया आपका। उसके बाद HCFs, दैट इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ गए। फिर आ गए आपके HFCs, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन। दीज all are what they are, greenhouse gases, remember it. अब हम आगे मूव करेंगे with what, we'll be discussing the gases जो कि commonly यूज़ की जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ यूज़ की जाती है? चिप्स के पैकेट में यूज़ की जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं अलग अलग गैसेस के, बट अभी हमें यहाँ पे एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं उसको फिजी कौन सी गैस बनाती है? आई गेस ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। द आंसर फॉर द सेम इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। आपने नोटिस किया होगा एकदम से फिज आती है, एक आवाज़ आती है व्हाइल यू ओपन द कोल्ड ड्रिंक्स, राइट। फिर इनर्ट गैसेस जो होती है दे आर नॉन रिएक्टिव। इस रीज़न की वजह से इनको यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगह, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, नियॉन लाइट्स में यूज़ किया जाता है। तो वेयर एग्जैक्टली इट इज़ यूज आपको पता होना चाहिए। जैसे वेल्डिंग में फाई से आर्गन इज़ यूज, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जेनन इज़ यूज। लाइट करने के लिए एयरक्राफ्ट को बेसिकली हीलियम is used, right, because otherwise other things are very heavy, so हम lightest of the things use करते हैं in aeroplanes etc. Okay, so remember all of these can be asked in the examination. Moving on to the next question. अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? दिस इज एक्चुअली लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, बहुत ज़रूरी। अब ध्यान से सुनना। आई रियली वांट टू टेल यू वन थिंग दैट गाइज, प्लीज़ ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। आप बोलोगे मैम ऑफ कोर्स ट्रस्ट करते हैं इसलिए तो आपकी वीडियो और LMR देखते हैं। अच्छा, इसका रीज़न ये है बिकॉज दैट्स द वे टू लर्न इट, ओके। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। वाओ, हो गया याद। चलो, ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करते हैं, यार इसकी जो हाइट है ना चेंज होती रहती है। स्पेसिफिकली अगर मैं पोल्स पे बात करूँ, इसकी जो हाइट है 8 किलोमीटर्स है, लेकिन इक्वेटर पे इट्स अराउंड 18 किलोमीटर्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ब्रीथ करते हैं, एटमॉस्फियर सब कुछ यहाँ पर है। तो सारे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, तुम्हें सब कुछ कहाँ मिलेंगे? ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर वो जगह है जो कि ऑलमोस्ट आप मान के चले 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंडेड है। इसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओजोन है, और जो एरोप्लेन्स, कमर्शियल प्लेन्स है, दे ऑल्सो फ्लाई इन द सेम लेयर। फिर आता है मेसोस्फियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे इस मेसोस्फियर में हम ऊपर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर जो है क्या होता जाता है? कम होता जाता है, इसलिए इसको कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं। और यहाँ पे मिटियोर्स दे बर्न, ठीक है। फिर आते हैं कार्बन लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट, इट इज़ हियर इन थर्मोस्फियर, एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पर आयनोस्फियर भी प्रेजेंट है। आयनोस्फियर वो जगह है जहाँ पर फ्री आयंस प्रेजेंट है। इस रीज़न की वजह से यहाँ पर क्या होता है? रेडियो वेव ट्रांसमिशन, रेडियो वेव ट्रांसमिशन इज सीन इन आयनोस्फियर, याद रखना, ट्रांसमिशन। फिर अगर मैं थर्मोस्फियर की आपसे बात करूँ, थर्मोस्फियर में बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे कि अरोरा, स्पेस, अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सेट्रा, सैटेलाइट्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर लेयर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बाहर, दिस इज एग्जॉस्फियर, ये जाके फर्दर एक्सटेंड होता है स्पेस में। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मेसोस्फियर जो है ऑलमोस्ट आपकी 80 किलोमीटर्स तक है, एज आई डिस्कस्ड हियर, राइट। आई गेस सारी चीज़ें क्लियर तो हो ही गई होंगी। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करो। मेसोस्फियर क्या है? कोल्डेस्ट लेयर। आयनोस्फियर क्या है? जिसमें रेडियो वेव ट्रांसमिट होती है। स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है, और ट्रोपोस्फियर जहाँ पे एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। यूजुअली स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर, बोथ ऑफ देम। ओके, क्लियर हो गया। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो दिस इज रिगार्डिंग डिजीज। डिजीज भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की होती है, लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद HIV एड्स। HIV एड्स जो है आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमेशा कहते हैं यार प्लीज़ अब मेक श्योर सिरिंजेस जो हैं बिल्कुल नए पैकेट से निकल रही है। वाई? सो बिकॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाती है, ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है। तो क्लमीडिया और भी बहुत सारी ऐसी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि गनोरिया, ठीक है, सिफिलिस,
उसके बाद HPV दैट इज ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, herpes, these all are sexually transmitted disease। फिर मलेरिया की अगर हम बात करें, इसमें कोई ना कोई वेक्टर होता है हमेशा ऐसी डिजीजेज में, जैसे यहाँ पे फीमेल एनोफिलस मस्किटो। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज बिकॉज ऑफ नाइट्रेट कंटामिनेशन। तो हैवी मेटल कंटामिनेशन से जो भी डिजीजेज होती है वो हमें देखनी है। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी वाली भी हमें देखनी है, ध्यान से देखना। इफ आई टॉक अबाउट विटामिन ए, ये होती है रेटिनॉल। अब इसमें से कुछ वाइटामिन है जो फैट सॉल्यूबल है, जैसे कि हमारी आती है विटामिन ए, और ये जितनी भी आपको नीचे नजर आ रही है, दीज ऑल आर वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि बोलते हैं इफ़ योर हेयर आर फॉलिंग आउट सो हैव बायोटिन, बिकॉज आपकी बॉडी में हो सकता है बायोटिन की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, सो डेफिशिएंसी की बेसिस पे, जैसे अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, बोलेंगे कि यार लॉस ऑफ विजन इज हैपनिंग, सो मेक श्योर दैट यू हैव लॉट ऑफ विटामिन ए। उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बोन्स वगैरह सॉफ्ट होने लग जाती है, रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है। आयोडीन, एज यू ऑल नो कि टाटा सॉल्ट में क्या डलता है, आयोडीन डलता है। वाई सो, बिकॉज गोइटर अवॉइड करना है तो आयोडीन कहीं ना कहीं से आना चाहिए, एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, राइट। उसके बाद जो डिजीजेज दैट आर कॉज बिकॉज ऑफ मेटल, हैवी मेटल, जैसे कि लेड की वजह से प्लम्बिज्म होती है, कैडमियम की वजह से टाई होती है, सिडिरोसिस इज बिकॉज ऑफ आयरन डस्ट। ठीक है, सो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मर्करी वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन जो डिजीजेज होते हैं, जैसे कि आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कब की जाती है, डॉक्टर कब देता है, जब भी आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज होती है, जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, निमोनिया, टीबी, टेटनस। सो इस टाइम पे एंटीबायोटिक्स दी जाती है। वेयर एज वायरल डिजीज, अच्छा हाँ एक और चीज़ प्लीज़ ध्यान देना, ये कॉमन कोल्ड जो है वायरल है, वूपिंग कफ जो है दिस इज व्हाट बैक्टीरियल। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत मार्क करके आते हैं। ठीक है, डेंगू याद रखना, चिकनगुनिया, ये जितने भी है सारे के सारे क्या हैं, वायरल डिजीजेस हैं। वेयर एज फंगल डिजीज आप लोगों ने देखा होगा, एथलीट्स फुट वगैरह। ठीक है, फिर आती है प्रोटोजोन डिजीजेस। तो प्रोटोजोन डिजीज में ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी सर्टन ट्रांसमिटर ऑल्सो, हेलिमेंथिक डिजीज। ठीक है, ये याद रखना। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं जितनी भी ये डिजीजेज हैं। जैसे मलेरिया की अगर मैं बात करूं, प्रोटोजोन जो डिजीज होती है इसमें 100% कोई ना कोई वेक्टर होता है, जैसे कि यहाँ पर है फीमेल एनोफिलस। स्लीपिंग सिकनेस जो है दिस इज ड्यू टू सीसी फ्लाई। काला आजार इज ड्यू टू सैंड फ्लाई। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं बात करूँ एडीज, डेंगू में जो वेक्टर है दैट इज एडीज मस्किटो। ठीक है, ऑल्सो काला आजार में, काला आजार इसमें वेक्टर क्या है, दैट इज सैंड फ्लाई। ठीक है, याद रखना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये तो है प्रोटोजोन्स जिसकी वजह से हो रही है, और उसको ट्रांसमिट करने के लिए एक वेक्टर चाहिए जो कि ये है। ठीक है, याद हो गए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, थोड़ा पॉलिटी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसने मूव किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही है। 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट ऐड किए गए हैं। ऑल्सो दिस इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही हो गए। फिर आते आइडियाज ऑफ जस्टिस दैट इज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये किससे लिए गए हैं, दिस हैव बीन टेकन फ्रॉम यूके, नहीं, दिस इज टेकन फ्रॉम USSR। तो ऑफ कोर्स ये हो जाता है गलत, दिस इज द आंसर। एंड आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। बिल्कुल सही है। अब प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कमिंग अप। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द थिंग हियर इज कि हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है, जैसे कि बायकामलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, ऑल ऑफ दिस वी हैव टेकन फ्रॉम यूके। अगर मैं बात करूँ DPSP की, ये हमने लिया है आयरलैंड से। अगर मैं बात करूँ प्रियम्बल के, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो भी हमने पढ़ा दैट वी हैव टेकन फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। सोवियत यूनियन से अभी अभी हमने डिस्कस किया, फंडामेंटल ड्यूटीज भी वहीं से ली है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उससे लिए हमने कॉन्करेंट लिस्ट। कनाडा, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो सेंटर है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, सो दैट वी हैव टेकन फ्रॉम कनाडा। ठीक है, उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी हमने बहुत सारी चीज़ें पिक की हैं, रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करोगे कि इंडिया ने फंडामेंटल राइट जो है उसका कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री से लिया है। एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर, एक बार वापस से रीड करो इसे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें फर्स्ट कैबिनेट के रिगार्डिंग है यार, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार मार्केट हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लीज़ सुभाष चंद्र बोस तो बिल्कुल भी मार्क मत करना, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, है ना। यू ऑल नो अबाउट द रीज़न वाई। अब हम बात करते हैं सरदार बलदेव सिंह, तो आंसर ऑफ कोर्स सरदार बलदेव सिंह है। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? ही वॉज फर्स्ट होम मिनिस्टर, ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, राइट। और अगर मैं बात करूँ आर के शनमुगम चेट्टी, ही वॉज वॉट, ही वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और जितने भी फर्स्ट हुए ना यार, बहुत ज़रूरी है, मैंने एलएमआर में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वंस आर देयर, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ऑफ कोर्स आई हैव टॉट यू ऑलरेडी। सो ये वाले तो आपको देखने ही देखने हैं, दैट आई एम मार्किंग एंड गो थ्रू देम। मतलब ये तो मतलब रिवाइज करने ही करने हैं यार, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल द थिंग्स दैट मैटर टू इंडिया, ठीक है। फर्स्ट आते हैं नेशनल कैलेंडर, ये जो बेस्ड है सार्क एरा पे बेस्ड है, अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957, एब्सोल्युटली करेक्ट। सार्क एरा की अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट किसने किया था? कनिष्का, जिसको सेकंड अशोका भी बोलते हैं। ऑल्सो ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज़ अ कुशान रूलर, ठीक है। कुशान रूलर्स कौन थे? जिन्होंने सिल्क रूट भी स्टार्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। फिर आ जाते हैं नेशनल फ्लैग, डिज़ाइन किसने किया? बंगाली वेंकैया ने किया, अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, आपको कलर्स का वैल्यू पता होना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली आर नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर। जैसे अगर मैं सैफरन की बात करूँ, इट सिग्निफाइज सैक्रिफाइस, इट सिग्निफाइज करेज, पीस एंड ट्रूथ सिग्निफाइड बाय वाइट, फर्टिलिटी ग्रोथ थ्रू ग्रीन। धर्म चक्र कॉन्टिन्यूटी, व्हील है ना, तो कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूटी को सिग्निफाई करता है। अब धर्म चक्र में जो आपने स्पोक्स देखे हैं, टोटल ये होते हैं 24 इन नंबर, स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्सो अशोक चक्र से ये लिया गया है, याद रखना, अशोक चक्र से दिस हैड बीन टेकन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आर नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम में अगर आप देखोगे टोटल कितने हैं? 4 लाइन है, ऑफकोर्स एक इसके पीछे होगा, राइट। उसके बाद ये एक लोटस, इन्वर्टेड लोटस पे प्लेस्ड होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सत्यमेव जयते, ये जो है इंस्क्राइब्ड है, और ये अडॉप्ट कहाँ से किया गया है? दिस हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम मुंडका उपनिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें यहाँ पर आप जो देख रहे हैं नीचे, दिस इज नोन एज अबैकस। अबैकस में आप देखेंगे 4 व्हील होते हैं, ऑफकोर्स एक साइड में होगा, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक बैक साइड। उसके बाद इसमें जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, सो रिमेंबर इसमें क्या क्या है? बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लायन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टार मार्क कर लो। ऑल्सो इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ सैंड स्टोन, ओके। और अगर मैं बोलूँ ये अडेप्ट कहाँ से किया गया है? दिस इज अडेप्टेड फ्रॉम सारनाथ लायन, कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक है, याद रहेगा। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन बैक, तो नेशनल एंथम की अगर हम बात करें, दैट इज जन गण मन, और ये फर्स्ट टाइम कैलकाटा सेशन में ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सिंग किया गया था, और वो भी किसमें? हिंदी वर्जन में, ठीक है। लिखा किसने है? ऑफ कोर्स रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ऑल्सो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो क्या है? नेशनल सॉन्ग जो है दैट इज वंदे मातरम, है ना। और ये किसने लिखा है? दिस इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अगर मैं सत्यमेव जयते, दिस इज समथिंग दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। अब आप आंसर तो बता ही सकते हैं, जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे के सारे जो हैं वो सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो इस वाले क्वेश्चन पूछा गया है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स इन द स्टमक। ऑफ कोर्स इसका आंसर अभी आप खुद ही मार्क करेंगे, जल्दी से वापस आके मार्क करना। तो पेप्सिन जो है वो स्टमक में रिलीज होता है और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में, ध्यान देना। सेम वे जैसे अगर मैं सलाइवरी अमाइलेज की बात करूँ, माउथ में रिलीज होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है। माल्टेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये जहाँ पे भी रिलीज होते हैं, यू शुड नो अबाउट द प्लेस इट्स गेटिंग रिलीज्ड एंड किस पे एक्ट करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऑड वन आउट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो जल्दी से एक बार पूरी लिस्ट देख लो। एलएमआर में मैंने ऐड की एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, और इसमें क्या ऑड वन आउट है, जल्दी से आंसर मार्क करो, नीचे कमेंट में बताओ।
Moving on to the next question now, that is which of the following SI unit is matched incorrectly. So take a very important note of it. आप जब भी कभी किसी दुकान में जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे इतने मीटर कपड़ा दे दो, आप इतने मीटर बोलते हो या किलोमीटर बोलते हो, तो ऑफ कोर्स जो यूनिट है वो तो दोनों है, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम जो मेन SI यूनिट होती है, ऑफ कोर्स लेंथ की मीटर है, किलोमीटर तो आप बोलोगे नहीं. इन द सेम वे वेट की क्या है, kg होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है. ठीक है, दिस इज नोन एज द SI यूनिट. अब अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन है. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर. थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन. वेयर एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर मैं बात करूँ तो दैट इज कैंडेला. और मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम N से डिनोट करते थे, याद है ना. सो आंसर क्या हो जाएगा ये, बिकॉज इट्स रॉन्ग. ऑल्सो जितने भी साइंटिस्ट हैं इनके नाम बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि जूल जो है, दिस वॉज गिवन बाय जेम्स प्रेस्कॉट. हर्ट्ज बाय हेनरिक रुडोल्फ. ठीक है. ओम बाय कॉर्क साइमन. सो विलियम थॉमसन फॉर केल्विन. आपको याद रखने हैं, दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. इसके बाद कुछ और भी यूनिट्स हैं दैट आर इंपॉर्टेंट, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. जैसे कि फोर्स वेट, इसकी क्या है, न्यूटन है. कैपेसिटेंस फैराड है. इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम है. ठीक है. रेजिस्टेंस की ओम है. एट द सेम पॉइंट इन टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमिन. ठीक है. कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. जो स्टार मार्क किए हैं यहाँ पर, जो मार्क करे हैं मैंने, उनको अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसके बाद बात करते हैं हम जितने भी मीटर्स होते हैं, द मेजरमेंट के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे बोलोमीटर, फैदोमीटर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें मैच करने हैं. सो बोलोमीटर इज फॉर मेजरिंग द रेडियंट एनर्जी. बैरो नहीं है, बैरो होता तो किसके लिए होता, प्रेशर के लिए होता. फैदोमीटर इज फॉर ओशियन डेप्थ. हाइग्रो और हाइड्रो कंफ्यूज नहीं होना है. हाइग्रो इज फॉर ह्यूमिडिटी, हाइड्रो इज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड. इसी तरीके से देयर इज साइक्रोमीटर एज वेल, विच इज़ फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी. होता है ना कि बहुत चिपचिपा मौसम हो रखा है बारिश के बाद, तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए. फिर आता है लाइजीमीटर. लाइजीमीटर इज टू ऑफ कोर्स इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए होता है, इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. इसी के साथ साथ कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे कि एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए काम आता है. बैरो ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एनीमोमीटर विंड स्पीड के लिए. ठीक है. कैलोरीमीटर ऑफ कोर्स हीट के लिए. देन डायनामोमीटर टॉर्क मेजर करने के लिए. ऑलरेडी मैं आपको फैदोमीटर बता चुकी हूँ, हाइग्रो बता चुकी हूँ, राइट. इंक्लाइनोमीटर, दिस इज टू मेजर द इंक्लाइन, ऑफ कोर्स एंगल ऑफ द स्लोप. फिर आता है लैक्टोमीटर. आजकल जो दूध की इम्प्योरिटी का कोई भरोसा थोड़ी है, कितना पानी है, क्या है, केमिकल्स हैं, तो प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करने के लिए. ओम मीटर इज टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करने के लिए. ठीक है. आई गेस आप लोगों ने देखा होगा, जब हम सेकेंड हैंड व्हीकल लेते हैं तो उसमें क्या चेक करते हैं कि यार कहीं इन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा है, वो छेड़ तो नहीं रखा, कहीं गाड़ी चली हुई है 2 लाख किलोमीटर और दिखा रखी है 1 लाख, बिल्कुल ख़त्म हो रखी है गाड़ी, तो वो सब हम ओडोमीटर के थ्रू देखते हैं. क्लियर हो गया. इसी के साथ जो ओलॉजी वाले क्वेश्चंस है, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओलॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ. जैसे अगर माइको है, माइको इज फंजाई, फाइको इज एल्गे, हिस्टो स्टैंड्स फॉर टिश्यू. इन द सेम वे हिपैटो स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर लिवर. एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूँ सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी में सिस्मो स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर अर्थक्वेक. ठीक है. And this is all that is very very important, so please remember it. Oncology, it is study of cancer. Ophthalmo, it's study for eyes. ठीक है. क्लियर हो गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज रिगार्डिंग अर्थक्वेक वेव्स की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन से. प्लीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, आपको अपने आप ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा. देखो, जहाँ से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक उसको बोला जाता है फोकस या हाइपोसेंटर, और जहाँ पे आके सर्फेस पे वो हिट होता है उसको बोलते हैं एपीसेंटर. अंदर क्या होती है, डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है, स्पीड जो है वेव की वो भी ज़्यादा है. वेयर एज अगर मैं बात करूँ सर्फेस पे जो स्पीड है वो वेव की कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होती है ये वाली वेव. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे ऑफकोर्स डेंसिटी कम है, इस रीज़न की वजह से स्पीड भी कम है. अब अगर मैं बात करूँ सर्फेस वेव, सबसे हाईली डिस्ट्रक्टिव ये है. अब बॉडी वेव्स जो हैं ऑफकोर्स इनकी स्पीड ज़्यादा, लेकिन कंपेरेटिवली लेसर डिस्ट्रक्टिव. ओके.
अब आते हैं जो बॉडी वेव है, ये भी दो टाइप की होती है, पी वेव एंड एस वेव। ध्यान देना, भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से व्हाट इज पी वेव एंड एस वेव, ठीक है। तो पी वेव क्या होती है, और ये जो क्रॉस सेक्शन था दिस वाज क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ। तो अब समझने की कोशिश करना, जब भी कभी कोई सरफेस है, अगर मूवमेंट ऑफ वेव कुछ राइट लेफ्ट इस डायरेक्शन में है तो उसको हम बोलेंगे पी वेव, और ये सॉलिड लिक्विड गैस के थ्रू पास कर सकती है। एस वेव क्या होती है, जब भी जो मूवमेंट है किसी वेव की दैट्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस दैट इज नोन एज एस वेव। तो इस रीजन की वजह से जो मूवमेंट होगी अर्थ की कुछ इस तरीके से आपको हिलती हुई नजर आएगी वो, ठीक है। सो दैट इज नोन एज एस वेव। आ गई बात समझ, क्लियर हो गया। लेकिन एस वेव जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ही ट्रैवल कर सकती है, और ऑफ कोर्स इसकी मूवमेंट से आप पता लगा सकते हो कि ये तो भाई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो अगर आता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है अपनी सर्फेस वेव, फिर है एस वेव, और फिर है थर्ड नंबर पे पी वेव। अब पूछा गया था सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा, आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज सर्फेस वेव। क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ओर में से कौन सा मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि बॉक्साइट से क्या निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है। कैलामाइन और जिंक ब्लेंड से क्या निकलता है, जिंक निकाला जाता है। गलीना और सिरुसाइट से लेड निकलता है, और मर्करी कहाँ से निकलता है, सिनाबार ओर से। क्लियर हो गया। अब देखो और भी है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ, रॉक सॉल्ट से निकलता है। आयरन जो है दिस कम्स आउट ऑफ मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट, ठीक है। इन द सेम वे कॉपर जो है दिस कम्स आउट ऑफ कॉपर ग्लैंड्स एंड कॉपर पायराइट्स। फिर कमिंग टू आयरन, अच्छा ये आयरन नहीं है यार, यहाँ पे प्लीज ठीक कर लेना, दिस इज एक्चुअली लेड, और ये है पीबीएस जो निकलता है गलीना से, ठीक है। और टिन जो है दैट कम्स आउट ऑफ कैसेटराइट, ये ओर का नाम है, ठीक है। याद हो गया साथ के साथ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक सेकंड दे रही हूँ, ध्यान से सोचो एंड आंसर मार्क करो। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू मार्क्ड मर्करी एज द आंसर, वेरी वेरी गुड, बिकॉज मैंने तो यहाँ पे मेटल पूछा था कि कौन सा है, क्या क्वेश्चन पूछा था, नॉन मेटल। ध्यान से पढ़ा करो, आंसर इज वॉट, ब्रोमीन, ठीक है। चलो अब आते हैं और भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन जो थोड़े ट्रिकी हैं। नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इन अ सिमिलर वे। हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल, ये भी एलोट्रोप है, एंड वी ऑल नो अबाउट इट, इट इज डायमंड, ठीक है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम, इसका तो आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेटल जो कि लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर, इट इज मर्करी, अलॉन्ग विद दैट देयर इज वन मोर, गैलियम, ठीक है। गैलियम शायद आप में से काफी लोगों को ना पता हो। फिर आते हैं नॉन मेटल जो कि मेटालिक लश्कर है, जिसमें मतलब चमकता है, कंडक्टिविटी भी शो करता है। द आंसर फॉर द सेम इज आयोडीन, ठीक है। हाईएस्ट थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, द आंसर फॉर द सेम इज सिल्वर। अब थोड़ा सा कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये दोनों जो एलोट्रॉप्स हैं इनके बारे में, डायमंड जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ग्रेफाइट जो है दिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है अर्थ की क्रस्ट की मैक्सिमम जो मेटल है अर्थ की क्रस्ट में वो कौन सा है। सो द आंसर फॉर द सेम इज एल्यूमिनियम। मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है, दैट्स एन अर्थ, दैट्स आयरन। और फर्स्ट जो किसी भी ह्यूमन ने यूज किया था दैट इज कॉपर, याद रखना, ठीक है। मर्करी जो है उसके जितने भी अलॉयज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज अमेलगम्स। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा स्टैटिक जीके पे वापस आते हैं। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, आई गेस ऑल ऑफ अस नो कितनी ज्यादा लेक्स है उदयपुर में, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है। जयपुर है अपना पिंक सिटी। इन द सेम वे देयर आर सो मेनी ऑफ देम दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना यहाँ पर। जैसे कि टी कहाँ मिलती है, असम में मिलती है, राइट। हमेशा जब भी पोस्टिंग जाओगे वहाँ पे तो मम्मी बोलेगी भाई अच्छी अच्छी चाय लेके आना, राइट। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ गुजरात, वहाँ पर क्या है यार, हमारी रिचेस्ट बिजनेसमैन कहाँ के हैं, सारे गुजरात से, डायमंड सिटी, याद रखना। उसके बाद ऑफ कोर्स बैंगलोर, वी ऑल नो, जितने भी अपने इंजीनियर्स वगैरह कहाँ जाके काम करते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, राइट। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इसे। उसके बाद आते हैं हम लोग सिटी ऑफ लेक्स, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। फिर आते हैं सिटी ऑफ पर्ल्स, दिस इज हैदराबाद। हैदराबाद में इतने अमेजिंग पर्ल्स मिलते हैं। जब तुम जाओगे एयरफोर्स अकेडमी और वहाँ से पास आउट होके आओगे तो मेक श्योर अपनी मम्मी के लिए वहाँ से पर्ल जरूर लेके आना। एंड देयर इज अ शॉप, वहाँ पे अगर अपना कार्ड दिखाओगे तो 50% ऑफ मिलता है फौजियों को, ठीक है। उसके बाद मसूरी, मसूरी जो है दैट इज नोन एज क्वीन ऑफ माउंटेन्स,
के बाद जो निकनेम्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्या है, दैट्स क्यूबा, ठीक है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम लैंड ऑफ 1000 लेक्स क्या है, फिनलैंड। अब ये जो है ना यार ये बहुत ज़रूरी है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन और लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये नॉर्वे, जापान और साउथ कोरिया, तो इनको बहुत अच्छे से याद करना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेट्स पे, ठीक है। स्ट्रेट्स की अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स विल डिस्कस इट इन डेप्थ एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ओके। तो देखो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ स्विस कैनाल किसके बीच में है? स्विस कैनाल मेडिटेरेनियन एंड रेड सी के बीच में है, आई गेस सबको पता ही है। दूसरी बात 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? दिस इज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इन दोनों आइलैंड्स के बीच में, ये वाला पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मॉलडीव्स एंड लक्षद्वीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्केट। फिर आते हैं डंकन पैसेज। डंकन पैसेज जो है दिस इज बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट अंडमान, ठीक है, याद रहेगा। इसी के साथ साथ जैसे मलक्का स्ट्रेट है, दैट्स बिटवीन अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। और लोकेशन की अगर हम बात करें इंडोनेशिया एंड मलेशिया, तो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक है। अगर हम देखें तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में, इन द सेम वे वो यूरोप और एशिया के बीच में भी है, ठीक है। सो बॉस्फोरस स्ट्रेट दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, सी का भी पूछा जा सकता है और कॉन्टिनेंट्स का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आई होप अब इसका आंसर तो हम सबको पता ही है, द आंसर इज ए, दैट इज ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा। तो इसीलिए मैंने दोनों चीजें यहां मेंशन की है, कॉन्टिनेंट या फिर अगर कंट्रीज हैं वो, अलोंग विद दैट ऑल द ओशन एंड सीज। तो दोनों चीज याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लाइंस की, जो लाइन दैट इज बिटवीन द टू कंट्रीज। तो जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, कैन यू सी द दुरंद लाइन? दिस इज बिटवीन विच टू कंट्री? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, राइट। इन द सेम वे यू कैन सी मैकमोहन लाइन हियर, राइट, इट्स बिटवीन चाइना एंड इंडिया। सो इन द सेम वे देर आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। सबसे पहले बता देती हूँ 17th पैरेलल, दिस इज बिटवीन साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम। 38th पैरेलल जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करते चलूंगी, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड। साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। 49th पैरेलल यूएस एंड कनाडा, ठीक है। दुरंद लाइन की अगर मैं बात करूँ, अभी भी डिस्कस किया हमने, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मैकमोहन इज बिटवीन चाइना एंड इंडिया, अभी आपको दिखाया था। जर्मनी एंड फ्रांस, मैगिनॉट लाइन, और ये वाला ऑलरेडी पूछा जा चुका है, रेड क्लिफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और इसके जो नाम है, ठीक है, दैट इज लडांग जैसे से बोला जाता है इन मलेशिया एंड जावा। तमराई इट इज इन थाईलैंड, राइट। चेना इफ यू सी दिस इज इन श्रीलंका। मिल्पा इज इन मेक्सिको। रोका जो है इसे ब्राज़ील में बोला जाता है, और प्रोका घाना में बोला जाता है। रोका और प्रोका में कंफ्यूज मत होना। और झूमिंग कल्टीवेशन इंडिया में बोला जाता है। रिमेंबर दीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें मैंने मार्क कर दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 25। रिमेनिंग 25 क्वेश्चन जो है मैं पार्ट 2 में कवर करूंगी, उस वीडियो को मिस आउट मत करना, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे कि काश ये सारे 50 क्वेश्चन कर जाता एग्जाम के लिए और एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आए, ठीक है। ऑल्सो दिस वीडियो विल बी अपलोडेड विद इन 1 डे, सो ज्यादा टेंशन मत लो, एक ही दिन में आपकी सारी रिवीजन अच्छे से करा दूंगी मैं, ठीक है। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनना, जीएसटी का क्वेश्चन बहुत जरूरी है, एग्जाम में आता ही आता है। पहली बात, फ्रांस जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने अडॉप्ट किया जीएसटी, बिल्कुल सही बात। इंडिया जो है उसने ड्यूअल जीएसटी को अडॉप्ट किया, और ये सिर्फ 2 ही कंट्री फॉलो करती है, एक तो अपनी कंट्री है और दूसरी कनाडा है, ठीक है। तो डुअल सिस्टम क्या होता है, आपने शायद बिल देखा होगा कभी, सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा होता है। तो ये जो पार्ट है ये सेगमेंट जाता है सेंटर के पास, और एसजीएसटी वाला जो है सेगमेंट है जो टैक्स वो कलेक्ट करे वो जाता है स्टेट के पास, ठीक है, क्लियर हो गया। ऑल्सो एक आईजीएसटी भी होता है, दैट्स देयर, ओके। फिर आते हैं हम लोग, इंडिया जो है उसके पास हाईएस्ट जीएसटी रेट है, ये बिल्कुल सही है। आपने जीएसटी जो है, जैसे इनकम टैक्स स्लैब होता है इसी तरीके से अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अल्कोहल और पेट्रोल, उस पर लगता है 0%, ठीक है। किसी चीज़ पे 5% भी लगता है, 12% भी लगता है, 18% भी लगता है, और 28% भी लगता है। तो 28% दिस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और आप एक अजीब सी चीज़ देखो, एजुकेशन जो है इंडिया में उस पर लगता है 18% जीएसटी, वेयर एज जो अल्कोहल और पेट्रोल है उस पर लगता है 0% जीएसटी। ऑल्सो इंडिया के बाद जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव जीएसटी जहाँ पर है दैट इज़ अर्जेंटीना, वहाँ पर है 27%। तो याद रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या चेयरमैन ऑफ जीएसटी प्राइम मिनिस्टर है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नहीं फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और करंटली कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो ऑफकोर्स आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद हम बात करेंगे एक और बहुत ज़रूरी चीज़ की, दैट इज नीति आयोग,
नीति आयोग को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो है ये कब बनाया गया था? दिस वॉज मेड इन 1950, ठीक है। 1950 में बनाया गया था ताकि 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो लेके आए जा सके कि यार हमारा देश का विजन क्या है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 2017 में इसको कर दिया गया बंद, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जब आई उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया Jan 1, 2015 में नीति आयोग को, ठीक है। देन टिल 2017 ऑफ कोर्स प्लानिंग कमीशन वर्कड एंड देन नीति आयोग ने टेक ओवर कर लिया, ओके। ऑल्सो पूछा जाता है कि हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग। सो करंटली कौन है, जल्दी से नीचे कमेंट करो, आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो 5 ईयर प्लान है यार, जैसे अभी मैंने डिस्कस किए, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि गरीबी हटाओ जो बोला गया था वो कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पे बोला गया था? दैट वाज 5th 5 ईयर प्लान, एज यू कैन सी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो एक एक करके इनको याद करते हैं। सबसे पहली बात, इस देश में बहुत ज़्यादा कमी थी खाने की, तो सबसे पहली चीज़ क्या थी कि एग्रीकल्चर, ताकि हमारे पास खाना आ सके। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की जरूरत थी, उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर हमें सेल्फ सफिशिएंट होना था, बिकॉज यार एक पॉइंट एंड टाइम पे हमारे पास US वगैरह अपने जो सबसे खराब ग्रेन्स होते हैं वो हमारे देश को देते थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेल्फ रिलायंस, बिकॉज यार ठीक है ग्रोथ होनी शुरू हो गई, लेकिन एक सस्टेनेबल ग्रोथ भी तो चाहिए। उसके बाद चलो बहुत सारे लोग जो हैं दे आर आउट ऑफ पॉवर्टी, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं है आउट ऑफ पॉवर्टी, तो उनके लिए हमें पॉवर्टी रिमूव करने की जरूरत थी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बीच में रोड्स ही होंगे ना ऑफकोर्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की जरूरत है ताकि इजीली चीजें ट्रांसपोर्ट हो सके। फिर मॉडर्नाइजेशन लेके आना है, बहुत सारी नई नई चीज़ें, कंप्यूटर्स आने शुरू हुए उस टाइम पे। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुई। फिर उसके बाद अब ये टाइम था जब हमें इवन अपने विलेजेस देखने, सिटीज़ वगैरह तो डेवलप हो गए, रूरल डेवलपमेंट भी हमने स्टार्ट करी। फिर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एंड फाइनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज द लास्ट वन, दैट इज 12th 5 ईयर प्लान। आप, आई होप आपको सब याद हो गया होगा। अब जल्दी से अगर याद हो गया तो ये सारे क्वेश्चंस जो है नीचे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, कॉमेंट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू सी किसके सही है, और जिसके सही होंगे उनको मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो अब इसी के साथ होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन फाइनली खत्म। आई होप मज़ा आ गया होगा। रिमेनिंग 25 क्वेश्चन भी कर लेंगे, विद इन अ डे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। आई होप मज़ा आ गया होगा। जो भी LMR मॉड्यूल के साथ पढ़ रहा था, प्लीज़ कमेंट करो हाउ डू यू फाइंड LMR मॉड्यूल, एंड आई वुड बी सो हैप्पी टू सी इट, बिकॉज जब मेहनत करते हो तुम्हारे बच्चों को पसंद आ जाती है ना वो चीज़, तो यार उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। एंड एज आई ऑलवेज से, बिलीव इन स्मार्ट वर्क, डू ओनली वॉट कम्स इन द एग्जामिनेशन, एंड लेट्स मेक श्योर कि वो जो कंग्रेचुलेशन वाला मैसेज है ना वो 100% आएगा, ठीक है। तो आई बी वेटिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर दैट यू जॉइन द पार्ट 2 एज वेल।